दुबई रहने वाइज कैसा है, इंडिया के कंपैरिजन में कैसा है? बहुत ग्लैमरस लगता है, ऐसा लगता है वहाँ जितना भी ले जाओ पैसा वहाँ आपको गरीबी फील करवाएगा दुबई, तो ऐसा है? जी देखिए, ऐसा है कि दुबई की अगर 10 बातें करोगे तो 5-6 अच्छी है तो 4 बुरी भी है, ठीक है। अब रही बात पैसों की और ग्लैमर की, तो देखो दुबई में आपकी बात सही है, अगर आपके पास 100 करोड़ है तो भी आप गरीब हो, 1000 करोड़ है तो भी गरीब हो, और अगर दिल से खुश हो तो आप 1 लाख रुपए में भी अमीर हो। देखो दुबई में है ना, 2-3 लोगों की फैमिली हमारे टूरिज्म में आती है, मान लो 4 दिन घूमने, तो पूरा दुबई घूम के जाती है 2 लोगों की फैमिली, तो वो भी खुश है कि यार दुबई देख लिया, 4 दिन 5 स्टार होटल में रह लिया 1 लाख रुपए में। और जिसको संतोष नहीं है वो तो यार मर्सिडीज बेंज चला के भी सोचता है लैम्बोर्गिनी है। अब मेरे पास लैम्बोर्गिनी है, ठीक है, जो इंडिया में कार्तिक आर्यन और मुकेश अंबानी के पास है, ठीक है, फिर भी मैं ना अगर देखूंगा ना वहाँ पे सोने की मैक्लारेन चल रही है मेरे बाजू में, रियल गोल्ड की, तो मुझे लगता है यार, अगर मैं ये सोचूंगा, मुझे तो नहीं लगता है, मैं तो मारुति में भी उतना ही खुश था जितना लैम्बोर्गिनी में हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे यही सिखाया है कि हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो। तो मैं पूरी दुनिया को यही बोलूँगा कि अगर आपके पास 3 लाख की कार है ना, तो नीचे वाले को देखो, कार नहीं है तो बाइक वाले को देखो, और बाइक नहीं है ना, पैदल चल रहे हो तो ये देखो कि व्हीलचेयर पे कौन है, तो जिंदगी में खुश रहोगे। तो दुबई में यही है, दुबई चलता ही इस मेंटालिटी पे है, आप ऊपर देखो और दुखी होते रहो। भाई कोई एंड ही नहीं है, 3000 का भी जूता है दिरहम में, जो इंडिया के 1 लाख का जूता है, और वहाँ पे मगरमच्छ की स्किन से बना हुआ 1 लाख का भी जूता है, 1 लाख दिरहम 24 लाख रुपए होता है, तो एंड ही नहीं है। घड़ियाँ वहाँ पे आपने देखी, अंबानी की शादी में थी, उसने गिफ्ट में बांट दी 2-2 करोड़ की घड़ियाँ। तो दुबई में तो लोग मतलब ऐसी दुकानें हैं कि जिसके अंदर 10,000 करोड़ की सिर्फ घड़ियाँ रखी है, 10,000 करोड़, जो खालिद करके है, आपने अगर देखा होगा यूट्यूब पे, उसकी दुकान में एक एक घड़ी 100-100 करोड़ की है, 50 करोड़ की है। तो देखो दुबई ऐसी चीज़ है ना कि वहाँ पे गरीब भी ऐसे हैं, अगर आप जाओगे देरा एरिया में, ये पॉडकास्ट रूम है ना, इतने में 20-20 लोग रहते हैं, एसी होता है। दुबई में एक खासियत है कि भिखारी के पास भी एसी है और शेख के पास भी एसी है, वो एक कंपलसरी है, तो वो लेबर के पास भी एसी है, लेकिन उनकी लाइफ देखो, इतने में 4 बेड लगे हैं, 4 लोग सो रहे हैं, 20 लोगों के बीच में एक टॉयलेट है, 12 घंटे उनको धूप में काम करना है। सोचो अभी वहाँ पे 50 डिग्री होगी, तो 50 डिग्री में भी उसको काम करना है, लेबर लाइफ है उसकी, ठीक है। इंडिया में उसको मान लो 10,000 मिल रहे हैं, तो दुबई में उसको 2,000 दिरहम मिलेंगे, 2,500 दिरहम मिलेंगे, खर्चा निकाल के वो महीने का घर पे 30,000 भेज सकता है। 2-3 साल काम करके वो अपने गाँव में जाएगा तो 5-10 लाख बचत होगी, तो वो सेट है अपने गाँव में। छोटे गाँव में तो भाई 10 लाख बड़े हैं आज भी इंडिया में। सर सिंस आप दुबई में इतने सेटल्ड हो, आपका बिजनेस भी, आपने हमने सोशल मीडिया पे ये सुना है कि काफ़ी कंट्री, एशियन कंट्री से काफ़ी गर्ल्स पर्टिकुलरली दुबई शिफ्ट होती हैं फॉर प्रोस्टिट्यूशन, इस टाइप की कुछ प्राइवेट सर्विसेज के लिए, आपने देखा अभी इतना इस लेवल पे चलता है? इसमें क्या है, दुबई एक ऐसा कंट्री है ना जहाँ पे एशियन की कोई बात नहीं है, या इसमें एशियन, इंडियन, पाकिस्तानी की बात ही नहीं है। वहाँ पे दुनिया के हर देश की लड़की होती है, और ऐसा नहीं है कि सारी गलत काम के लिए आती है। वहाँ पे नौकरी करने भी इतने आते हैं, स्पा में काम करने भी आते हैं, वहाँ पे क्लब में काम करने के लिए, आज हमारे भी क्लब है तो हमारे क्लब में भी लेडी स्टाफ होता है, मैनेजर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, आर्टिस्ट होता है। लेकिन वहाँ का जो एक सिस्टम है ना, वो बहुत ही क्लीन सिस्टम है। क्लीन सिस्टम क्यों है कि आपके पास जब भी कोई आएगा, पहले तो आपको देखो उसके टिकट, वीज़ा, रहने खाने पीने की पूरी गारंटी आपकी होगी। हमारे देशों की तरह नहीं है कि मेरा कोई स्टाफ को कुछ भी हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो आया है तो जाने तक वो हमारी जिम्मेदारी में है, मतलब वो विला पे पूरा ध्यान रखना, अच्छा खाना खिलाना। कभी भी चेकिंग आएगी कि उनके खाने में क्या दे रहे हो, चावल कैसे दे रहे हो, रोटी कैसे दे रहे हो, कोई अनहाइजीनिक नहीं है, किचन पूरा क्लीन चाहिए, चाहे वो आपकी होटल हो चाहे विला हो, ठीक है। और फाइन मारते हैं कैसा, 50,000 दिरहम, यानी 12 लाख 15 लाख, तो हर कोई ध्यान रखता है, कोई 2,000 बचाने का नहीं सोचता है। दूसरा कि आपको उनकी आर्टिस्ट परमिशन डालनी है, यानी अगर वो आपके स्टेज पर बैठी है कोई भी आर्टिस्ट, तो आपको उसकी परमिशन डालनी है, 1200 दिरहम यानी कि 25,000 रुपये की मंथली परमिशन होती है, बराबर। उसके बाद प्रॉपर हर गाने पे अगर मान लो है, एक ब्यूटिशियन होती है जो उसको कॉस्ट्यूम से रेडी करेंगे। वहाँ पे एक रूल है कि गेस्ट उनको छू नहीं सकता, बीच में 3 फुट का गैप होना चाहिए, और वहाँ पे आपको लड़के लड़कियाँ भी, नेपाली लड़के होते हैं वो भी डांस करते हैं, बराबर। और भगवान महादेव के, भगवान शिव के भी डांस होते हैं, कॉन्सेप्ट भी होते हैं, डांस हर तरह का होता है। आइटम नंबर वाला आइटम नंबर देखेगा, वो तो गेस्ट की डिमांड पे होता है, तो हर तरह का है। जैसे आपने प्रोस्टिट्यूशन की बात की, तो 150 देश की लड़कियाँ अगर वहाँ पे आई है तो जाहिर सी बात है, वो तो कहाँ नहीं होता है। एक पुराणों में लिखा हुआ है कि दुनिया का सबसे पुराना बिजनेस कौन सा है, तो जो आपने बोला वो है। सर आपको तो हमने जान लिया, थोड़ा और जानेंगे, पर अभी थोड़ा ये सिस्टम समझते हैं। आपके पुराने सवाल का जवाब दे दूं कि अगर आप लोगों को क्या सलाह दोगे, तो मैंने जैसे वीडियो के स्टार्ट में भी बोला कि जुआ में कमाने का सबसे ईजी रास्ता यही है कि आप जुआ मत खेलो, ठीक है। लेकिन क्योंकि मुझे फॉलो करने वाले लोग आज फैंटासी भी खेल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पे भी खेल रहे हैं, गैमलिंग भी कर रहे हैं, बेटिंग भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल फॉलोअर भी देखो मेरे 22 कंट्री से फॉलोअर है, जहाँ पे बेटिंग लीगल भी है, फुली लीगल है। इंडिया में आधा लीगल है शायद, लेकिन दूसरे देशों में फुली लीगल है।
तो उनको मैं यही बोलता हूँ कि देखो, या तो आप खेलो मत, और खेलना है तो ढंग से खेलो। जैसे शेयर बाजार की आप देखते हो कि यहाँ तो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करो मत, और यहाँ फिर आप CNBC आवाज़ पे जैसे बोलते हैं ना, ये भाव में लो, इसमें बेचो, कंपनी की रिसर्च करो कि भाई कंपनी का मालिक कौन है, वो क्या बेच रही है सामान। अब मुझे भी पता है, इंडिया में अभी सेबी का जो डेटा आया कि लास्ट ईयर जितने लोगों ने फ्यूचर एंड ऑप्शन में खेला, करीब 64 लाख लोगों ने खेला, 97% लोगों ने अपना पैसा खो दिया। 97% ने अपना उतना पैसा खो दिया जो हमारा जो पर कैपिटा इनकम है अपने इंडिया की, वो शायद 2 लाख रुपए है पर कैपिटा, यानी एक इंडियन कितने रुपए कमा रहा है, जो लोग नहीं जानते। तो उन 64 लाख लोगों ने 2 लाख या उससे ज़्यादा लॉस किया है। आप सेबी की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, ChatGPT में डाल के भी। बाकी 2% लोगों ने प्रॉफिट किया, पर कितना किया? 1,20,000 रुपये, जिसमें से उन्होंने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भरा होगा या इनकम टैक्स भरा होगा। और 1% लोग थे जो 5 लाख 10 लाख या उससे ज़्यादा कमाए। तो आप सोचो कि क्या परसेंटेज है शेयर बाजार में आपके सक्सेस होने का। आप इतना ही समझ लो कि शेयर बाजार को चढ़ने में 10 महीने लगे, जो लेवल पे निफ्टी पहुंची, गिरने में सिर्फ 60 दिन लगे। सही बात है। किसी ज्ञानी आदमी ने अभी बोला था, मैंने यूट्यूब पे ही देखा था, कि एक शेयर को 50 का 100 होने के लिए 100% गेन करना पड़ता है, और गिरने में सिर्फ 50% गिरेगा तो भी 50 पे आ जाएगा 100 वाला माल। तो इसी के अंदर सारी कहानी छुपी हुई है कि इन्वेस्ट, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि शेयर बाजार पूरी तरह से बुरी है, ठीक है। गैम्बलिंग की बात पे आने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप जो पैसा लगा रहे हो आप खुद लगाओ। SIP म्यूचुअल फंड में आप लगा रहे हो, आपको पता ही नहीं आपका पैसा कहाँ लग रहा है, ठीक है। एटलीस्ट मुझे ये तो पता हो कि मैं जिसमें लगा रहा हूँ उसका मालिक मुकेश अंबानी है, उसकी इतनी प्रॉपर्टी है, इतना उसका कैपिटल है, उसका घर इतना बड़ा है, तो मुझे पता है मेरे पैसे लेके भाग नहीं जाएगा। मैं स्मॉल कैप मिड कैप में लगा रहा हूँ। अच्छा, ये किस्सा एक बहुत बढ़िया है, आप सब के सुनना ही पड़ेगा कि ऐसा है कि मेरे पापा जिस कंपनी में नौकरी करते थे, वो कंपनी की पूरी जो नेटवर्थ थी वो 1.5 करोड़ की थी। 1.5 करोड़ उस जमाने में, आज से 30-35 साल पहले, मतलब उसमें ज़मीन आ गई, मशीनरी आ गई, सब आ गई। तो उस कंपनी को कोई बड़ा ब्रोकर था उस टाइम पे जो बड़े बड़े शेयर चलाता था उस ज़माने में, शेयर को ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना, ऑपरेटिंग जो आज भी होता है, वो भी आगे बताऊंगा कैसे होता है। तो उन्होंने बोला इसके पब्लिक लिमिटेड कर देते हैं, यानी कि शेयर निकालते हैं बाहर। तो ठीक है, तो 3 करोड़ की वैल्यूएशन पे उसके शेयर निकाले गए, आज से 30-35 साल पहले। 3 करोड़ की वैल्यू, एक तो 1.5 का माल 3 करोड़ में निकाला गया, ठीक है। वो कंपनी कांडला पोर्ट में ही अभी है, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारे रिलेशन में है, और नाम लेके कोई भी अभी फ़ायदा नहीं है इतने साल बाद, ठीक है, क्योंकि आज वो शायद बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनियां बन चुकी है। तो वो 3 करोड़ रुपए का उसका वैल्यूएशन निकाला गया। आप बिलीव नहीं करोगे, उस कंपनी में जो 1.5 करोड़ की कंपनी है, स्टाफ ही 8 लोगों का है, मेरे पापा को इंक्लूड करके। अच्छा, ठीक है। और उसका काम क्या था कि जो विदेश से ऑयल आता है उसको स्टोर करते हैं, और बदले में जो लोग आता है उसको टैंकर में भर के दे देते हैं, स्टोरेज का काम। और साथ में एक छोटी सी उन्होंने रिफाइनरी डाल दी, ये लिस्टेड करने के लिए कि हम इस तेल को रिफाइन भी कर रहे हैं। वो भी पुरानी मशीनें लेके, मतलब जो होता है ना स्कैम दिखाने के लिए कि हाँ भाई हमने मशीनें डाल दी है। तो हुआ क्या कि पब्लिक ने 50 गुना भरा उसको, उस जमाने में 150 करोड़ भरा लोगों ने उस कंपनी में, ठीक है। अभी 2-3 महीने पहले आया था कि कोई हीरोंडा का या और पैसे आने के बाद भी वो उसी साइज पे चलती रही। हाँ, नहीं चली कंपनी बराबर। बात तो सुनिए आगे क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टेड है इसका मूड। तो जो 150 करोड़ आया, तो मैंने जस्ट अपनी नॉलेज के लिए पूछा पापा को, जब ये सब बात, पापा की एक खासियत थी, घर आके रात को ये सब बताते थे मुझे, मेरे भाई को, ताकि हमें नॉलेज मिलती रहे कि देखो ऐसा हो गया, पब्लिक ऐसा कर रही है, 3 करोड़ में 150 कर दिए, पागल हो गए ये वो। तो कंपनी के बॉस ने क्या, 10 रुपये का शेयर था, उसने पहले से ही बोल दिया कि जिस दिन लिस्टिंग होगा 29 रुपये से ऊपर ट्रेड करेगा पहले दिन, ठीक है, बॉस ने और वो जो ऑपरेटर था उसने। तो वाकई में वही हुआ, जिस दिन लिस्टेड हुई उस दिन वो 27 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। अच्छा, उसने पहले से बता दिया कि इसको 60-70 ले जाके हम लोग अपना माल छोड़ देंगे, जैसे आजकल प्रमोटर लोग करते हैं, ठीक है। तो सारे स्टाफ को 10 रुपये में शेयर दे दिए। मेरे पापा उस कंपनी के मैनेजर थे, ठीक है, 3000 पगार वाले। तो दिवाली का बोनस आया, कुछ 2 पगार 3 पगार जो मिलता है, तो उन्हें 12,000 के शेयर पकड़ा दिए 10 रुपये के हिसाब से। शेयर जो है 27 पे ट्रेड कर रहा है। तो मैं था बच्चा 13-14 साल का, लेकिन मेरे पापा को एक सलाह दी, क्योंकि मैं अक्सर उस फैक्ट्री में उनके साथ जाया करता था, स्कूटर पे बैठ के, दोनों तरफ दरिया के बीच में से। तो मैंने बोला यार पापा, 10 रुपये का शेयर मिला है, 27 आ रहा है, आपकी तो दिवाली की बोनस है, हमें शॉपिंग वॉपिंग में काम आ जाएंगे, आधे तो बेच दो, अपना तो फिर भी आधा माल पड़ा है फ्री का। तो बोले नहीं बेटा, ये तो 60-70 पे जाएगा। बोला आपको कैसे पता 60-70 जाएगा, आप भी तो जानते हो पुरानी मशीन है, 1.5 करोड़ की कंपनी है। और दूसरा तो उनको उस टाइम पे शायद 3 से 6 महीना वो पैसा आप यूज़ भी करते थे पब्लिक को वापस देने से पहले। अब का रूल तो क्या होगा शायद पता नहीं, सेबी रख लेती होगी अगर कोई और भरते हैं तो, मुझे रूल नहीं पता है तो मैं कमेंट नहीं करूँगा।
तो बोले नहीं नहीं 60-70 पे जाएगा, ऐसा प्रमोटरों ने बोला है, बॉस ने बोला है कि ये शेयर मत बेचना, रखना। बोला पापा सब बोलते हैं इस दुनिया में। मैं छोटा बच्चा था लेकिन मुझे इतना समझ में आता था कि गधे को घोड़ा नहीं बोलते, घोड़े को गधा नहीं बोलते। मुझे तब से ही दुनिया पे इतना यकीन तो था। तो मैं बोला 27 में मेरे हिसाब से दे देना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। क्योंकि मैं देख चुका था मेरे पापा का क्या था, ज़मीन ली रख लो नहीं बेचेंगे, शेयर लिए रखो नहीं बेचेंगे। वो उस बिलीव में थे जो आजकल के लोग SIP करते हैं ना कि भाई रिलायंस का शेयर 10,000 जाएगा, निफ्टी 5 लाख जाएगी, सेंसेक्स 12 लाख जाएगा। वो उस बिलीव के थे मेरे पापा, मतलब भोले थे ये कह सकते हैं। तो मेरे सामने उनके कितने शेयर 10 से 40 गए, जीरो हो गए, मतलब पूरी सूटकेस भरी रहती थी उन शेयरों की। मैं बोलता था क्या कर दिया ये, उस टाइम पे मैं डांट देता था, लेकिन क्योंकि मैं भी गैमलर था तो वो भी मुझे डांटते थे। तो टॉम एंड जेरी आपको बताया। तो वो कंपनी के शेयर वाकई में वही हुआ, 30-40 से ऊपर नहीं जा पाए। हमारे पास हमारे शेयर रह गए, वो शेयर कचरा होकर 2-3 रुपए के रह गए और कुछ 4 रुपए में एंड में हमने बेचे। कंपनी बंद नहीं हुई, जीरो नहीं हुआ शेयर, बराबर, क्योंकि उसके प्रमोटर के पास बहुत पैसा था, उसके ओनर के और भी 10-15 बिजनेस थे तो वो बच गए। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।